आज मेरा मकसद था कि हम जो एमएलओ का ये मामला है ये कब से शुरू हुआ, कहां तक आया, कितनी तारीखें हुई, ये आपके सामने रखें, हमारी ऑनरेबल जुडिशरी के सामने भी रखें, ताकि वो इस चीज को बॉदर करें, इस चीज के ऊपर गौर करें कि इस तरह से मेडिकल के मामला दुनिया भर में नहीं होते, पाकिस्तान के अंदर भी कहीं और नहीं होते, सिर्फ इस मुकदमे के अंदर और उनकी अदालत के अंदर हो रहे हैं। ये मामला जो मेडिकल से मुतल्लिक है, ये मामला है क्या, इसके अंदर ये डिले होना चाहिए था, इस तरह से ये चलना चाहिए था, नहीं चलना चाहिए था, कानूनी साइड से जो भी इसके अंदर हमारी जो कानूनी समझबूझ है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये कब से चल रहा है, कितनी तारीखें हो गई हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि ये कब से मामला चल रहा है और किस किस वजह से ताखीर का शिकार है। ये सबसे पहले 31 अगस्त 2022 को चैलेंज किया गया था जो मुल्ज़म ज़हीर है उसके बिहाफ पर, और ये जो दरखास्त फाइल की गई थी उसके अंदर मेडिकल को रुकवाने के लिए उन्होंने स्टे मांगा था और खत्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर उन्होंने प्रेयर की थी। 31 अगस्त को यह गलती से फिक्स हुआ, लेकिन 1 सितंबर को पहले इसके अंदर हियरिंग हुई जिसके अंदर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने स्टे कर दिया, और उस दिन स्टे करने के बाद उन्होंने 14/9 के लिए इसके अंदर डेट डाल दी। उस दिन जिब्रान नासिर भी अपेयर कोर्ट के अंदर हो गए थे, साथ कोई और मामला भी चूंकि फिक्स होना था तो वो भी इस कोर्ट के अंदर पेश हो गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये मामला जो है वो फाइल कर दिया गया है, तो वो अपेयर हो गए थे कि आप हमसे चाहे इसको आज ही कंप्लीट करने के लिए हमसे भी बहस ले लें, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसको 14/9 के लिए एडजर्न कर दिया 14 सितंबर के लिए। जिसके बाद उससे अगले ही दिन 2 सितंबर को जिब्रान नासिर ने उसी दिन दरखास्त दायर की और 2 सितंबर को एक अर्ली हियरिंग की कि उस डेट को छोटा किया जाए, 14 तारीख बहुत लंबी हो जाएगी, और एक दरखास्त दायर कर दी जिसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने यह मामला 14/9 से खत्म करके 5/9 कर दी। इसके अंदर तारीख है उसको छोटा कर दिया कि आप 5/9 को ही हम इस मुकदमे की सुनवाई करेंगे। जब 5 तारीख को यह मुकदमा आया तो इसको दोबारा लिंगर ऑन कर दिया गया उससे अगले दिन के ऊपर 6 सितंबर के लिए। ये मामला आज नहीं सुन सकेंगे लेकिन कल सुनेंगे, और साथ टाइम फिक्स कर दिया गया कि 10 बजे 6 सितंबर को इस मामले को सुना जाएगा। और 6 सितंबर को जब 10 बजे का टाइम आया और ये प्रायोरिटी किस के लिस्ट के अंदर केस हुआ, शो हो रहा था कि ये प्रायोरिटी के ऊपर सुना जाएगा, लेकिन 6 सितंबर को भी इसके अंदर कोई हियरिंग नहीं हो सकी, और जज साहब की छुट्टी की वजह से, जज साहब की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से इस मामले को बिल्कुल नहीं सुना गया और अगली कोई तारीख भी नहीं दी गई। इसके बाद दोबारा 8 सितंबर को इसके अंदर तारीख फिक्स करवाने के लिए रुजू किया गया अदालत से, तो 20/9 की तारीख दी गई। 20 सितंबर को उन्होंने कहा जी हम इस मामले को सुनेंगे। 20 सितंबर को तब दोबारा ये मामला फिक्स हुआ, तो उस दिन अगेन जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब थे वो छुट्टी पर चले गए, और उनके छुट्टी पर जाने की वजह से मिस्टर जस्टिस उमर सयाल साहब ने यह मामला सुना, और उमर सयाल साहब ने इस मामले को 27/9 के लिए एडजर्न किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, जो मुतल्लिका बेंच है, जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब की अदालत है, वो इस मामले को 27 तारीख को सुनेंगे, और 27 तारीख के लिए मामला फिक्स हो गया। 27 तारीख को यह मामला जो है वो 11:30 बजे टेकअप हुआ, और लेकिन 27 तारीख को भी मेडिकल के ऊपर हियरिंग नहीं हो सकी, बाकी चीजों के ऊपर हियरिंग होती रही जो उन्होंने चलान कॉग्निजेंस चैलेंज की थी, और मुल्जमान के वकला जिस तरह कहते रहे उन चीजों को माना गया। उसके बाद 29 सितंबर को मामले को फर्दर आगे भेज दिया गया कि अब ये 29 सितंबर को सुनेंगे, और 29 सितंबर को 9:30 बजे का टाइम रखा गया, लेकिन 29 सितंबर को भी मेडिकल के ऊपर कोई बहस नहीं हो सकी, मेडिकल के मामले को उसी तरह उलझा दिया गया। उसके बाद 30 सितंबर को रख दिया गया, और 29 सितंबर से जब 30 सितंबर पर यह मामला गया तो ये वो दिन है जिस दिन हमने आपको बताया था कि कस्में खाई जा रही थी, तरले किए जा रहे थे, मिन्नतें किए जा रही थी, और मुल्जमान के वकला, ज़हीर के वकला ने यहां तक कोर्ट के अंदर कह दिया कि हम अगर चलान की कॉग्निजेंस को हार जाएंगे तो हम मेडिकल को चैलेंज नहीं करेंगे, मेडिकल को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जब अदालत ने इसके ऊपर स्टेटमेंट मांगी, जो कि अदालत को लेनी चाहिए थी अगर वो इस तरह कॉन्फिडेंट हो के अर्जेंट मामले को पीछे करके दूसरे मामले के ऊपर पहले सुनवाई करवा रहे हैं, लेकिन अदालत ने उनको खैर ये लेवरेज दी। अदालत ने उनको ये लेवरेज देते हुए अगेन मामले को 30 सितंबर तक ले गए, लेकिन मेडिकल के ऊपर कोई बहस नहीं हुई। 30 सितंबर को चलान की कॉग्निजेंस के मामले को ही सुना गया, उसी को टेकअप किया गया और उसके ऊपर फैसला सुना दिया गया, और वो मुल्जिम के खिलाफ फैसला हुआ, लेकिन अगेन मेडिकल की हियरिंग नहीं हो सकी। उसके बाद 3 अक्टूबर के लिए उन्होंने, मंडे के लिए उन्होंने कहा जी कि अब मैं मामले को सुनूंगा। जब मंडे आया तो उस दिन जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब अगेन अवेलेबल नहीं थे, और जो जस्टिस इरशाद अली शाह साहब हैं उनके पास इस मामले को फिक्स कर दिया गया, इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया। इरशाद अली शाह साहब ने कहा कि ठीक है जी, ऑफिस को कह दिया कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप कोई ना कोई डेट फिक्स कर दें, लेकिन पूरा हफ्ता गुजरने के बाद
3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, जो आखिरी दिन था हफ्ते का, जुमे वाले दिन, उस दिन इस मामले को रखा गया। और जब जुमे वाले दिन पता चला कि जुमे वाले दिन अगेन जो मामलात हैं वो नहीं सुने जा सके, जुमे वाले दिन अगेन जज साहब की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर उसके बाद जिब्रान नासिर की तरफ से एक दरखास्त मूव की गई, उसके अंदर इंटरिम रिलीफ मांगा गया और उसके अंदर केस को जल्दी फिक्स करने की इस्तदा की गई, अर्ली हियरिंग के लिए फाइल किया गया और साथ उन्होंने एक छोटा सा स्टे मांगा, जिस तरह से मुलजम ने स्टे मांगा था और ऑनरेबल कोर्ट ने दे दिया था। उन्होंने कहा कि जी आप यूं कर दें कि मेडिकल को होने दें, क्योंकि ये एक अर्जेंट मामला है, अर्जेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, आप इसकी रिपोर्ट को पब्लिक ना करें। ये नॉर्मली हमारी कोर्ट्स के अंदर इस तरह के मामला होते हैं कि कोर्ट्स चीजों को रोक देती है और कोर्ट कहती है कि आप जो है ना वो रिजल्ट नहीं आएगा, फैसला अनाउंस नहीं होगा, डिसीजन अनाउंस नहीं किया जाएगा, लेकिन ये एक्टिविटी, ये केस चलता रहेगा। इसी तरह से जिब्रान नासिर ने ये एक दरखास्त फाइल की। ऑनरेबल जज साहब ने मुलजम से पूछा है कि हजूर आप बताएं कि आपके खिलाफ ये सबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपकी पसंद के सबूत आपके खिलाफ होंगे, जैसा आप कहेंगे हम वैसा कर देंगे। जिसके ऊपर मुलजम ने तो जाहिर है कहना था, ये मेडिकल से जो भाग रहे हैं आज तक, तो हर जगह दावे करते हैं कि आप लोग कुछ साबित नहीं करते चीज, लेकिन मेडिकल नहीं होने देते, तो मुलजम ने कहा नहीं जी मुझे ये सबूत पसंद नहीं है अपने खिलाफ, लिहाजा आप इसको खारिज कर दें। जिस पर अदालत ने मुलजम की मानते हुए ये दरखास्त खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा करते हुए इस दरखास्त को चैलेंज नहीं किया और पूरी वफादारी मुलजम के साथ दिखाई और पुलिस ने इसको किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। जब पुलिस ने चैलेंज नहीं किया तो मुद्दई मुकदमा चूंकि इससे अग्रीव थे, चूंकि उनको इससे नुकसान पहुंच रहा था इस फैसले से, तो उन्होंने इसको एक क्रिमिनल रिवीजन के जरिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास फाइल कर दिया, चैलेंज कर दिया, सेल कर लिया। जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब वो ये फरमाते हैं कि चूंकि ये मामला जुडिशियल ऑर्डर का नहीं है, ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है और एग्जेक्टिव ऑर्डर को आप डायरेक्टली किसी और फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं, मेरे पास चैलेंज नहीं कर सकते। बिना पर जो ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उन्होंने वो दरखास्त खारिज कर दी जिब्रान नासिर की, जो कि बाद में जब हाई कोर्ट चैलेंज की गई तो आपको याद होगा कि ये दरखास्त उस वक्त भी मिस्टर जस्टिस सलाहुद्दीन पावर साहब के पास आई थी, जो जज जिनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से या जिन्होंने बाकी मामला को अर्जेंट समझा और इसको अर्जेंट नहीं समझा, उन्हीं के पास जो पहली दफा आया था मामला और उन्होंने जिब्रान नासिर को कहा था कि चूंकि अब आपका चलान जो है वो मुतलका कोर्ट में चला गया है, तो जिस कोर्ट में आपका चलान गया है वो अब आपकी ट्रायल कोर्ट बन गई है, तो आप नए सिरे से वहीं से दरखास्त शुरू करें। जिस पर जैसे सलाहुद्दीन पावर साहब के हुक्म के मुताबिक जिब्रान नासिर ने दोबारा जो इलियास मेमन साहब की अदालत है, एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत है, जहां पे अब चलान चलना था, वहां पर यह दरखास्त फाइल की, जो कि उन्होंने अलाउ कर दी कुछ दिनों के बाद और बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया। उनके बहुत अच्छे ऑर्डर को दोबारा जैसे सलाहुद्दीन पावर साहब के पास सामने ही चैलेंज कर दिया जाता है और जैसे सलाहुद्दीन पावर साहब जिनके पास ये मामला ऑलरेडी आ चुका होता है और जहां पर यह बहस हो चुकी होती है कि यह मेडिकल का मामला अदालत की इजाजत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यह मामला आईओ का सिर्फ इतना होता है कि आईओ ने कस्टडी लेने के लिए वहां पे इजाजत फाइल की है, सिवाय कस्टडी लेने के उसने एमएलओ की इजाजत नहीं मांगी है। एमएलओ तो उसने करवाना ही करवाना है, वो उसकी जिम्मेदारी और कानून के मुताबिक जो दफात लगी हैं उसके अंदर मेडिकल करवाना जरूरी है, किसी की ख्वाहिश नहीं है, मुद्दई की, पुलिस की, किसी की भी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये करवाना जरूरी है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने मुनासिब ये समझा कि इसको स्टे कर दिया जाए और जब उन्होंने स्टे किया तो आपको याद होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर ये स्टे पहुंचा सईद हिंद के पास और वो बच्ची जमा करवा चुका था एमएलओ के पास, लेकिन उसने फौरी तौर पर पुलिस सर्जन के जगह से बच्ची को वापस लिया, व्हाट्सएप के ऊपर ये अहकामात रिसीव किए, क्योंकि वो मुलजम की नौकरी भी साथ साथ कर रहा था, उसने वो ऑर्डर रिसीव व्हाट्सएप के जरिए करके बच्ची को वापस लेके दारुल मान जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है वहां पे जमा करवा दिया। जिसके बाद ये मामला चलता रहा 1 सितंबर से लेके आज तक, अभी तक इस मेडिकल का फैसला नहीं हो सका। मुलजम के पार्ट पर या ऑनरेबल जुडिशरी के पार्ट पर ये सारी तारीखें हुई हैं, कोई एक तारीख भी मुद्दई मुकदमा के बिहाफ पर नहीं हुई, कहीं पर भी मेडिकल की बहस के लिए मामला रखा हो और मुद्दई मुकदमा ना पहुंचा हो, प्रोसिक्यूशन ना पहुंची हो, ऐसा नहीं हुआ। जब भी मामला लिंगर ऑन हुआ या तो मुलजमान के वकला की चलाकियों की वजह से, उनकी उस कन्विंसिंग पावर जो समझ से बाहर है कि ऑनरेबल कोर्ट्स को कानून के मुताबिक जो देखना चाहिए वो मुलजम के मुताबिक देख रहे हैं चीजों को, और सब जजेस साहिबान की जो उनकी छुट्टियां हैं उसकी वजह से, जैसे सलाहुद्दीन पावर साहब ने 2 दफा मामला खुद एक तारीख पर फिक्स किया लेकिन उस तारीख पर वो मौजूद नहीं थे, इस वजह से इस मामले में लिंगर ऑन हो के ये मामला 1 सितंबर से आज तक पहुंच चुका है। 31 अगस्त को पहली दफा ये दायर हुआ था। एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि इस मामले के अंदर एक ऑफिस का ऑब्जेक्शन भी है, एक हाई कोर्ट के दफ्तर का ऑब्जेक्शन भी था, एतराज भी था, इनके कागजात में कोई कमी थी
उस ऑब्जेक्शन को भी आज तक नहीं सुना गया, बल्कि उसी तरह उनके स्टे एक्सटेंड किया गया और आज तक इस मामले को निपटाने के लिए कोई ऐसी हियरिंग नहीं हुई। उसके बाद से जो मामलात आए और उन मामलात को पहले डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, लेकिन इस मामले को डिसाइड नहीं किया।